कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न को पढ़ेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे प्रश्न को पढ़ेंगे जो लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2021, 22, 23, 24, 25 में पूछा गया और 26 में भी पूछा जाएगा। तो देखिए आज का प्रश्न जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, यानी कि बोर्ड परीक्षा में जितना बताऊंगा इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। जितना मैं बताऊंगा उतना ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो जितने भी मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, सभी को देखिए। अगर आप स्किप करेंगे तो आपका ही कोर्स क्लास होगा, आप ही वहां से आपका ही नंबर कटेगा। तो आइए आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको क्वेश्चन पेपर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। तो देखिए आज की वीडियो में हम 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। तो देखिए जो लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है कि प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। यह प्रश्न देखिए 2015, 17, 18, 19, 22 और 23 में लगातार पूछा गया है, यानी कि इस प्रश्न के आने के चांस बहुत ही ज्यादा हैं। उसका दूसरा प्रश्न आज का हमारा है कि टीकाकरण का पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 और 23 में लगातार पूछा गया है। तो इसके भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। आगे है संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक के दो दो उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारक एवं रोकथाम के उपाय बताइए। देखिए 2014 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में और 23 में लगातार आया है। तो इसके भी चांसेस क्या है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए ज्यादा हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा है, चौथा प्रश्न हमारा है कि मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखिए। तो देखिए यह प्रश्न आया हमारा 2014 में आया था, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में और 20 में और 22 में आया था। ये भी लगातार आया, तो ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आने के लिए चांसेस इसके भी बहुत ही अधिक हैं। पांचवा है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। डेंगू बुखार और फाइलेरियासिस यानी कि फाइलेरिया रोग। तो देखिए यह क्वेश्चन जो है 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में और 23 में लगातार पूछा गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार से हमारा डेली वीडियो आपके लिए मिलता रहेगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी सभी का वीडियो आपको मिलता रहेगा। और आर्ट साइज वालों का भी, जो आर्ट साइड से हैं जिनका है समाजशास्त्र, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इन सभी का भी मॉडल पेपर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में इन सभी 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही सरल शब्दों में हम पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। देखिए क्वेश्चन 2015, 17, 18, 19 और 22 में आया था, अभी हमने आपको बताया। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको कैसे लिखना, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या है या प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो देखिए पहले आपको हेडिंग डालना है प्रतिरक्षा तंत्र तथा प्रतिरोधी क्षमता। प्रतिरक्षा तंत्र तथा प्रतिरोधी क्षमता आपको हेडिंग डालना है। उसमें आपको लिखना है कि सामान्य भाषा में किसी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोग विशेष के रोगजनक के प्रति रोग उत्पन्न करने में प्रतिरोध करने की शक्ति को ही प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा या असंक्राम्यता कहा जाता है। देखिए अगर हम सरल भाषा में कहें कि प्राणी के शरीर में, प्राणी, जीव जंतु, कुछ प्राणी के शरीर में किसी रोग विशेष, कोई जो रोग है यानी रोगजनक यानी कि रोग का जनक जो रोग उत्पन्न करता है, तो रोग उत्पन्न करने वाले के प्रति जो विरोध करे वही होता है क्या, प्रतिरोध क्षमता या फिर प्रतिरक्षा कह सकते हैं या फिर असंक्राम्यता कहते हैं। क्या, सामान्य भाषा में किसी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोग विशेष के रोगजनक यानी जो रोग उत्पन्न करता है, रोगजनक के प्रति रोग उत्पन्न करने में प्रतिरोध करे यानी बाधा डाले, उसी शक्ति को क्या कहते हैं, प्रतिरोध क्षमता या फिर प्रतिरक्षा या फिर असंक्राम्यता कहते हैं। इतना आपको मालूम हो गया कि प्रतिरक्षा या प्रतिरोध क्षमता क्या है। उसके बाद आगे देखिए, तथा जिस प्राणी में यह शक्ति होती है वह रोधक्षम या फिर प्रतिरक्षित या असंक्रामक कहलाता है। जिस प्राणी में यह शक्ति होती है वो क्या कहलाता है, वह रोधक्षम या फिर प्रतिरक्षित यानी वो रक्षित है, सुरक्षित है या फिर असंक्रामक कहलाता है।
क्या कहा, रोग रोधक्षम या फिर प्रतिरक्षित या फिर असंक्रामक कह सकते हैं उसको। जैसे कि देखिए, जैसे जिन व्यक्तियों में एक बार चेचक का संक्रमण हो जाता है उसमें चेचक का संक्रमण पुनः जीवन भर नहीं होता। देखिए, जिन लोगों में क्या होता है, चेचक, जिसे गांव में बोलते हैं बड़ी माता छोटी माता निकलना, तो जिसको एक बार हो जाता है चेचक, उसको जीवन में कभी दोबारा चेचक नहीं होता है। तो ये क्या है, इससे क्या होता है, उसमें जो उसके संक्रमण होते हैं उसी से उसमें प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह रोग दोबारा उसको नहीं होता है। आगे देखिए, इसका कारण यह है कि एक बार संक्रमित मनुष्य के शरीर के रुधिर में चेचक के विषाणु के प्रति प्रतिरोध क्षमता या असंक्राम्यता उत्पन्न करने की शक्ति रहती है। एक बार उत्पन्न कर देता है और शक्ति उसको प्रतिरोध यानी उसको रोक देता है, जो असंक्रामित मनुष्य के रुधिर में नहीं होती। देखिए, ऐसा क्यों होता है, देखिए, जब किसी प्राणी को एक बार चेचक हो गया तो उसके ब्लड में उस चेचक से लड़ने की क्षमता आ जाती है। तो जब उसमें क्षमता आ जाती है तो दोबारा उसको चेचक होने लगता है। तो क्या करती है, जो जो उसका प्रतिरोधी होता है, जो प्रतिरोध करता है, इस हमारे शरीर में जो प्रतिरोधी उत्पन्न होता है वह उसका विरोध करता है, नहीं वो दोबारा शरीर में हमारे ब्लड में क्या होता है, चेचक की विषाणु को नहीं आने देता। इसलिए एक बार जिसको हो जाता है चेचक उसको दोबारा चेचक नहीं होता। उसके बाद देखिए, जो असंक्रामित मनुष्य के रुधिर में नहीं होता और जो जिसको चेचक नहीं होता उसके रुधिर में ये नहीं होता है। एक बार संक्रमित मनुष्य के रुधिर में कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो उसी प्रकार के विषाणु के शरीर पर पुनः संक्रमण की क्रिया को रोकते हैं। यही शक्ति शरीर में रोग ना होने की क्षमता रखती है अथवा रोग प्रतिरोधी, क्या, अथवा कहते हैं रोग प्रतिरोधी करती है, रोग का विरोध करती है। अतः यह रोग रोधक क्षमता ही प्रतिरक्षा, असंक्राम्यता अथवा प्रतिरोध क्षमता कहलाती है। यह जो रोग हमारे शरीर में जो रोग नहीं होने देती, यही जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, क्या कहलाती है, प्रतिरक्षा कहलाती है, या फिर इसे असंक्राम्यता या फिर प्रतिरोध क्षमता भी कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, रूस के वैज्ञानिक एली मेचनिकॉफ जो 1884 में ने सर्वप्रथम क्या किया, 1884 में सर्वप्रथम भक्षाणुओं द्वारा शरीर में आए सूक्ष्म जीवों की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षी क्रियाओं का वर्णन फैगोसाइटोसिस, क्या है, फैगोसाइटोसिस या कोशिका भक्षण के नाम से प्रस्तुत किया। किसने किया, एली मेचनिकॉफ ने। अनेक बार लुई पास्चर को उनके सूक्ष्म जीवों के कार्य के लिए प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में सम्मानित किया गया। अब देखिए, यहां से अगर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आए कि प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कौन है, तो यहां से आप इनका नाम लिख सकते हैं। कौन, लुई पास्चर। उसके बाद देखिए, यद्यपि अन्य लोगों एमिल वान बेहरिंग को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। देखिए, अगर बहुविकल्पीय प्रश्न में आया कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं, तो एमिन वान बेहरलिंग को कहते हैं। तो इसी प्रकार से इसी सब में से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है। तो दोस्तों, इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन देखिए जो हमारा है 5 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में, 5 नंबर में। तो इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर मैं बताता रहूंगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पे नए हैं तो। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 2013 में, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 और 22 और 23 में लगातार पूछा गया है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2026 में आने के इसके चांसेस ज्यादा हैं। तो देखिए क्या है, टीकाकरण, हमें इस पर टिप्पणी लिखना है। इसको समझेंगे भी और लिखेंगे भी ताकि आपको इसका देख लें वीडियो और आपको याद हो जाए, याद ना करना पड़े आपको। तो देखिए यहाँ पे देखिए, वैक्सीन अथवा टीका प्रायः कोशिका निलंबन होती है। जो वैक्सीन होती है, जो हम लोग को टीका वैक्सीन लगता है जब हम बीमार होते हैं, वो क्या होती है, प्रायः कोशिका निलंबन होती है। अथवा यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है। क्या होता है, यह कोशिका के द्वारा उत्सर्जित किया हुआ एक उत्पाद रहता है जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रतिरक्षण रक्षा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वैक्सीन प्रतिजनों का तैयार घोल है। जो प्रतिजन होते हैं उसी को घोलकर वैक्सीन बनाया जाता है, इतना जान लीजिए।
जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने पर विशिष्ट प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। जो क्या करता है, जब हमारे शरीर में जाता हुआ तो वह कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करता है, रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। कृत्रिम यानी जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, सक्रिय होता है वो। यह क्रिया ही टीकाकरण कहलाती है, इसे ही कहते हैं टीकाकरण। अगर ना समझ में आया तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए कि वैक्सीन अथवा टीका जो होता है यह प्रायः कोशिका का क्या होता है, निलंबन होता है। यह कोशिका द्वारा क्या होता है, उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग है, जो हमारे रक्षा के लिए इसका प्रयोग होता है। वास्तव में वैक्सीन जो होता है प्रतिजनों का घोल होता है, जो क्या करते हैं, जो इंजेक्शन के द्वारा शरीर में प्रविष्ट यानी शरीर के अंदर इसे प्रविष्ट कराते हैं या लगाते हैं। और क्या करता है, यह प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करके, यह क्या करता है, जो प्रतिरक्षी हमारे शरीर में होते हैं उनको प्रेरित करता है यानी उनको बढ़ावा देता है और शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करता है। क्या करता है, शरीर में कृत्रिम यानी जो वो तो मनुष्य द्वारा बनाया गया ना, जो इंजेक्शन में प्रतिरक्षा, तो शरीर में कृत्रिम प्रतिरोध, जो कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा बनाया गया उसे कृत्रिम कहते हैं और जो प्रकृति द्वारा बनाया गया उसे प्राकृतिक कहते हैं। तो कृत्रिम प्रतिरोध यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया वो क्या होता है, जो प्रतिरक्षी जो होता है वो प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। यही होता है टीकाकरण। क्या होता है, टीकाकरण। आपको टीकाकरण समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखिए, सबसे पहले सन 1798 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की तकनीकी में गौ शीतला विषाणु को एक चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया था। जो गौ शीतला विषाणु होता है यह चेचक का क्या होता है, विरोधी होता है। तो इसे इन्होंने पहली बार प्रयोग किया टीकाकरण की तकनीकी में। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको, एडवर्ड जेनर। किसको याद कर लीजिएगा कि एडवर्ड जेनर जो हैं ये प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं। सांप के काटे जाने पर रोगी को जो सुई लगाई जाती है उसमें सर्प जीविस यानी कि वेनम होता है। वेनम के जो क्या होता है, वेनम के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी होती है। जो वेनम होता है, वेनम से लड़ने की क्षमता होती है, वो वेनम से लड़ता है, उसके विरुद्ध वो प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार का प्रतिरक्षण निष्क्रिय प्रतिरक्षण कहलाता है। जी देखिए, मैं तो नहीं चाहता कि कभी आपको जीवन में सांप काटे, लेकिन अगर किसी को सांप काटे तो झड़ाने फुकाने अंधविश्वास में नहीं फंसना, डांट और अपने बगल के हॉस्पिटल में जाना है और वहां पे टीका करवाना है, जिससे आपकी जान बच सकती है। आगे देखिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या है, टीके या वैक्सीन के प्रकार। देखिए कितने प्रकार के होते हैं टीके या फिर वैक्सीन। तो देखिए सामान्यतः ये निम्नांकित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है जीवित प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन। जो क्या होते हैं, जीवित प्रतिजन से भी वैक्सीन बनता है और मृत यानी मरे हुए प्रतिजन से भी वैक्सीन बनता है। तो पहला है जीवित प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन। देखिए इसमें जीवित जीवाणुओं या विषाणुओं को क्षीणीकृत करके घोल तैयार किया जाता है जो प्रतिजन युक्त होता है। इस प्रकार का वैक्सीन अच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी थोड़ी सी मात्रा शरीर में प्रविष्ट कराने से ही जीवाणु या विषाणु गुणन करके बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। इसमें सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त उनका विष भी रहता है, जिससे कि यह अधिक प्रभावशाली होते हैं और इनके प्रभाव से उत्पन्न प्रतिरोध क्षमता अधिक लंबे समय तक शरीर में बनी रहती है। देखिए जो जीवित प्रतिजन से बना हुआ वैक्सीन होता है वह क्या किया जाता है, इसमें क्या होता है, जीवित जीवाणु और विषाणु का क्या होता है, घोल होता है। जीवाणु और विषाणु का घोल उसमें होता है, उसी से बनता है, जो प्रतिजन युक्त होता है, जिसमें प्रतिजन होते हैं। और ऐसा जो वैक्सीन होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर शरीर में थोड़ा ही चला जाए, थोड़ी मात्रा में इंजेक्शन के द्वारा हम इसको प्रविष्ट कर दें तो यह क्या करता है, गुणन करके अपनी संख्या बहुत अधिक बढ़ा लेता है। जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं इसमें इनके अंदर विष भी होता है, और जब ये जीवित होते हैं विष भी इनके अंदर होता है, तो इनका प्रभाव काफी समय तक हमारे शरीर में रहता है। ये होता है जीवित प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन का प्रभाव। उसके बाद देखिए अगला है मृत प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन, यानी कि मरे हुए प्रतिजन से बना हुआ वैक्सीन। देखिए इसमें सूक्ष्म जीवों को मृत करके उनका घोल इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इसमें जो क्या होता है, जो मरे हुए सूक्ष्म जीव होते हैं उनका घोल शरीर के अंदर हमारे इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाता है। इसका प्रमुख लाभ यह है कि रोगजनक सूक्ष्म जीव
रोग का प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाता। इसमें जो रोगजनक होता है, इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उसके अंदर वो रोग का प्रभाव उत्पन्न नहीं करने देते। अतः टीकाकरण के बाद इसके दुष्प्रभाव बहुत कम दिखाई देते हैं। जब उसका जो सूक्ष्म जीव है मरा हुआ है, तो उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो साइड इफेक्ट कर ही नहीं सकता। यह वैक्सीन जीवित प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन की अपेक्षा कम प्रभावशाली है। लेकिन जो जीवित वैक्सीन होता है, जो जीवित प्रतिजन से बना हुआ वैक्सीन होता है, उसकी अपेक्षा यह कम प्रभावशाली होती है। अगर वो आधे घंटे में सही करेगा, तो ये 2 घंटा लेगा सही करने में। मैं उदाहरण बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है। तीसरा है प्रतिजन आविष से निर्मित वैक्सीन। तो देखिए, कुछ रोगजनक जीवाणु जो बहि आविष उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रतिजन से अलग करके केवल यह आविष जो टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन जानते हैं ना, टॉक्सिन यानी कि आविषाभ के रूप में शरीर में प्रविष्ट करा के प्रतिरक्षा एवं प्रति आविष के निर्माण के लिए उत्प्रेरित किया जा सकता है। इस श्रेणी में टिटनेस एवं टाइफाइड के वैक्सीन आते हैं, जो इन रोगों के बचाव हेतु बहुत सरल एवं सुरक्षित साधन होते हैं। इसमें क्या होता है, जो टॉक्सिन होता है, ये ज्यादातर किसमें लगाया जाता है, देखिए टाइफाइड और टिटनेस में। इसमें क्या होता है, इसमें जो रोगजनक के जीवाणु होते हैं, उसका बहि आविष उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रतिजन के रूप में अलग अलग करके रखा जाता है, अलग अलग करके इसमें घोल बनाया जाता है। तो इस प्रकार हो जाएगा प्रतिजन के आविष से निर्मित वैक्सीन। उसके बाद देखिए अगला है मिश्रित वैक्सीन। तो देखिए मिश्रित वैक्सीन क्या होता है, कभी कभी 2 या अधिक विभिन्न प्रकार के रोगों के रोगजनक सूक्ष्म जीव अथवा प्रतिजनों के मिश्रण से एक वैक्सीन तैयार किया जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रोगजनक के सूक्ष्म जीव मिलाकर, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों को मिलाकर प्रतिजन के मिश्रण को एक वैक्सीन में तैयार किया जाता है, जिससे बहुत से रोग खत्म हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, सभी वैक्सीन मिलाकर एक वैक्सीन का निर्माण किया जाता है, जिससे कि इसमें सभी वैक्सीन के गुण आ जाते हैं और शीघ्र ही कई रोगों के प्रति क्या होता है, प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के डिप्थीरिया, क्या है डिप्थीरिया, कुकुर या काली खांसी टिटनेस वैक्सीन। टिटनेस वैक्सीन जो होता है, जो कुकुर खांसी या काली खांसी वाला वैक्सीन होता है, जैसे कि जो डीटीपी होता है, डीपीटी जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सभी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। इतना इसको टीकाकरण पर इतना आपको लिखना है, निबंध टिप्पणी जो लिखना आपको संक्षिप्त में समझाना है। तो हमने यहाँ पे बता दिया, यहाँ से आपका 5 नंबर मिलेगा अगर आप इतना लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारक एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। संक्रामक रोग क्या है और असंक्रामक रोग क्या है, हमें बताना है। और प्रत्येक यानी संक्रामक के भी और असंक्रामक के भी क्या करना है, उदाहरण देना, 2-2 उदाहरण, 2-2 रोग का उदाहरण देना है। और उस रोग का लक्षण क्या होता है, वो कैसे फैलता है, इसका रोकथाम कैसे होता है, सभी को हमें बताना है। तो यह क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक देखिएगा। देखिए यह क्वेश्चन हमारा 2014, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में लगातार पूछा गया है। तो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि हमें जो सिलेबस से बाहर आएगा नहीं। तो सिलेबस में हमारे जब यही सब क्वेश्चन है, तो कहाँ से देगा। सभी क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूँ धीरे धीरे। बाकी जो हमारे टाइम बचा, इसमें मैं पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को करा दूंगा, वहां से आप देख लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा इसका उत्तर किस प्रकार से होगा। देखिए संक्रामक रोग क्या होता है, वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो जाते हैं, वह संक्रामक रोग होते हैं। यानी वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है, उसे ही कहते हैं संक्रामक रोग। जैसे कोई रोग किसी व्यक्ति को है, अब उसके संपर्क में दूसरा व्यक्ति आया, वो भी ग्रसित हो गया उसी रोग से, तो ये होता है संक्रामक रोग। यानी छुआछूत जो रोग फैलता है, ये संक्रामक रोग होता है, अगर हम देहाती भाषा में कहें तो। देखिए ऐसे 2 रोगों को हमें बताना है, उनका लक्षण, कारक, रोकथाम। तो देखिए पहला हो गया न्यूमोनिया। तो देखिए न्यूमोनिया क्या होता है, देखिए न्यूमोनिया रोग क्या होता है, इसका कारक देखिए क्या होता है। यह रोग मुख्यतः शिशुओं व वृद्धजनों में होता है। जो न्यूमोनिया रोग होता है यह मुख्यतः यानी कि ज्यादातर बच्चों में और वृद्धों यानी बूढ़ों में ज्यादा होता है। बच्चों में होगा या फिर वृद्धों में ज्यादा होगा, परंतु
अन्य उम्र के लोगों में भी यह हो सकता है, कभी कभी और भी लोगों में, जैसे कि जो समान रोग के हैं, समान एज के हैं, उनको भी हो जाता है। फेफड़ों में होने वाला यह संक्रामक रोग क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई व हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणुओं से होता है। किससे होता है? देखिए विकल्प में भी पूछ सकता है कि निमोनिया रोग किससे होता है। देखिए किससे, देखिए यहाँ पे है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणुओं से होता है, या जीवाणु जनित रोग है। इसके अतिरिक्त देखिए, इनके अतिरिक्त स्टेफाइलोकोकस और फिर फायरोजिन्स और फिर क्या है क्या है यहाँ पे देखिए क्लिस्सीला और फिर न्यूमोनियाई तथा चेचक व खसरा उत्पन्न करने वाले विषाणु व माइकोप्लाज्मा भी इस रोग के कारक हो सकते हैं। देखिए इस रोग के कारक कितने हैं, यहाँ से देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे हो गया। तो देखिए इस रोग के कारक क्या क्या हैं? देखिए स्टेप्टोकोकस न्यूमोनियाई हो गया, और फिर क्या हो गया यहाँ पे देखिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी हो गया, और फिर स्टेफाइलोकोकस हो गया, फायरोजिन्स हो गया, क्लिस क्या है क्लिस यहाँ पे देखिए लिखा है क्लिस्सीला हो गया, न्यूमोनियाई हो गया, क्लिस्सीला में न्यूमोनियाई दोनों की है, चेचक व खसरा उत्पन्न करने वाले विषाणु जो होता है माइकोप्लाज्मा, ये भी निमोनिया रोग का कारक हो सकता है, इससे भी निमोनिया रोग हो सकता है। तो ये तो हो गया कारक, यानी कि होने के कारण किससे होता है। अब देखिए निमोनिया रोग का प्रकार देखते हैं। देखिए निमोनिया रोग जो होता है दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है विशिष्ट निमोनिया, दूसरा होता है द्वितीयक निमोनिया। तो देखिए पहले देखते हैं कि विशिष्ट निमोनिया क्या है। देखिए यह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई नामक जीवाणु से होता है। यह रोग सामान्य श्वसन तंत्र वाले व्यक्तियों में होता है। किसमें? श्वसन तंत्र वाले व्यक्तियों में होता है। उसके बाद देखिए क्या है द्वितीयक निमोनिया क्या है? यह इन्फ्लुएंजा पीड़ित व्यक्ति में स्टेफाइलोकोकाई जीवाणु द्वारा होता है। यह रोग उन व्यक्तियों में होता है जिनके फेफड़े इस रोग से पूर्व प्रभावित हो। पहले फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा अगर किसी को हांफे की बीमारी आ रही तो उनको ज्यादा होता है ये सब। तो इस प्रकार से निमोनिया के दो प्रकार हो गए। अब देखिए निमोनिया के लक्षण। देखिए निमोनिया का लक्षण क्या होता है? नंबर एक, रोगी को सांस लेने में बाधा उत्पन्न होती है। रोगी को तीव्र यानी बहुत अधिक सर्दी लगती है, ठंडी लगती है। रोगी को तीव्र ज्वर होता है, रोगी को बहुत अधिक तेज बुखार हो जाएगा, और रोगी की भूख मर जाती है, उसे जिसको होगा उसे भूख ही नहीं लगेगी। तो ये हो गया निमोनिया रोग का लक्षण। अब देखिए निमोनिया रोग को हम रोक कैसे सकते हैं, यानी इसका रोकथाम का उपाय क्या है। देखिए नंबर एक, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जिसको निमोनिया रोग है उसके संपर्क में अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको रोग नहीं होगा। दूसरा है रोगी के द्वारा प्रयोग किए गए गर्म वस्त्र, बर्तन, बिस्तर आदि का प्रयोग ना करें। रोगी जिन चीजों का उपयोग करता हो उस चीज का उपयोग आप ना करें। तीसरा है घर तथा पड़ोस में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। तो ये तीन हो गए रोकथाम के उपाय निमोनिया रोग के। तो इस प्रकार से देखिए हो जाएगा निमोनिया रोग, उसके कारक, उसके रोकथाम के उपाय, उसके प्रकार। अब देखिए दूसरा हमारा है, ये सभी क्या है? संक्रामक रोग हैं। उसका जुकाम यानी कि सामान्य ठंड, जो जुकाम होता है, ये भी क्या होता है? ये संक्रामक रोग होता है। तो देखिए इसका कारक क्या है। देखिए यह अति संक्रामक रोग जो पीको वायरस समूह के राइनो विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइनो विषाणु के द्वारा होता है। राइनो विषाणु, इसके पीको वायरस के समूह, जो राइनो विषाणु पीको वायरस का समूह है, इसी के द्वारा हमें जुकाम होता है। यह विषाणु जल की कणिकाओं तथा नाक के स्राव से एक दूसरे में फैलता है। जो जल होता है, अगर आप पानी पी रहे हैं तो उससे फैल जाएगा, दूसरा पानी पी रहे हैं, किसी को जुकाम है, और फिर इन नाक के द्वारा कोई यहाँ पे छींक दिया तो वो आप वहां पे सांस लेंगे तो उससे भी क्या होता है? जुकाम होता है। उसके बाद देखिए लक्षण इसके क्या क्या है। देखिए आंखों तथा नाक से पानी आना, आंखों से भी अगर आप जाते देखिए छींक देते हैं तो आंखों से पानी आने लगता है अगर आपको जुकाम तेज हो जाता है। खांसी तथा बुखार आना, हाथ पैर व कमर में दर्द रहना, बेचैनी रहना व शरीर में कमजोर हो जाना, ये है जुकाम के या जुकाम के लक्षण। अब देखिए इसके रोकथाम के उपाय। देखिए रोकथाम के उपाय, इस रोग से बचाव हेतु संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जिसको जुकाम है उससे दूर रहें। रोगी को खांसते या छींकते वक्त रुमाल से मुंह ढक लेना चाहिए, जिससे कि बगल के आसपास में ना फैले कीटाणु। इस रोग से संक्रमित व्यक्तियों की वस्तुओं के उपयोग से बचना चाहिए। जो व्यक्ति जिस चीज अगर
संक्रमित व्यक्ति जिसको जुकाम हुआ है, जिस चीज का उपयोग करे उसको चीज को उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको भी जुकाम हो जाएगा। अब देखिए तीसरा संक्रामित रोग क्या है, संक्रमण रोग क्या है, टाइफाइड ज्वर यानी कि टाइफाइड बुखार। तो देखिए टाइफाइड क्या होता है, देखिए यह संक्रामक रोग ग्राम नेगेटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव रॉड की आकृति वाले गतिशील जीवाणु द्वारा होता है। किसके, देखिए ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड मोटिल क्या है, देखिए बैक्टीरिया, यानी कि ग्राम नेगेटिव रॉड की आकृति वाले गतिशील क्या है, जीवाणुओं से यह होता है। इसे साल्मोनेला टाइफी भी कहते हैं। इस जीवाणु को कहते हैं साल्मोनेला टाइफी। जो टाइफाइड होता है या साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है, ये इसका कारक है। यह जीवाणु छोटी या संक्रामक रोग ग्राम नेगेटिव रॉड की आकृति वाले गतिशील जीवाणु द्वारा होता है। इसे आंत में, यह जो है इसे क्या है, यह आंत में रहता हुआ रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। यह जीवाणु जो होता है आंत में होता है और खून के साथ क्या होता है, शरीर के अन्य भाग में पहुंच जाता है। यह रोग अधिकतर गर्मी में होता है तथा इसका जीवाणु संक्रमित भोजन, जल, मलमूत्र आदि द्वारा लोगों तक पहुंचता है। यानी जो इसका जो जीवाणु होता है, जो संक्रमित, यानी अगर आप किसी उसको जिसको टाइफाइड उसका जूठा खाएंगे तो यह रोग फैलेगा, उससे का जूठा जल पिएंगे तो जल फैलेगा, वो कहीं आप उसका मल मूत्र के संपर्क में आएंगे तो भी आपको यह हो जाएगा रोग। मक्खियां इस रोग को फैलाने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़ आदि के समय भी यह रोग अधिक फैलता है। यह रोग पूरे विश्व में पाया जाता है। प्रायः यह 1 से 15 वर्ष के लड़कों में यह रोग अधिक होता है, क्या, जो टाइफाइड होता है। अब देखिए टाइफाइड के लक्षण क्या क्या हैं। देखिए रोगी को लंबे समय तक तेज बुखार रहता है, जिसको टाइफाइड होता है। दूसरा, पूरे शरीर में दर्द रहता है। तीसरा, भूख नहीं लगती था, आंतों में परेशानियां होने लगती हैं। तीसरा, इसके साथ साथ रोगी की नाड़ी धीमी हो जाती है तथा शरीर पर चमकीले छोटे दाने निकल आते हैं। पांचवा है, कभी कभी रोगी की आंतों से रक्त स्रावित होने लगती है तो सही समय पर उपचार न होने पर रोगग्रस्त व्यक्तियों में से 10% की मृत्यु भी हो जाती है टाइफाइड से। कितने, 10% लोगों की टाइफाइड से मृत्यु भी हो जाती है। तो ये हो गया टाइफाइड के लक्षण। आगे देखिए टाइफाइड के रोकथाम के उपाय नहीं बचाव के उपाय। देखिए खाद्य पदार्थों को हमेशा ढककर रखना चाहिए जिससे मक्खियां जीवाणुओं को खाने तक ना ला सकें। जैसे कि जिसको टाइफाइड है, अगर उसके भोजन पे मक्खियां बैठी हुई हैं, अगर वही मक्खियां उड़ के आकर आपके भोजन पे बैठ गई तो वो भी क्या है, कुछ जीवाणुओं को लेकर आई हैं, जिससे क्या होगा, टाइफाइड बुखार फैल जाएगा। तो खाने को, भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए। दूसरा, रोगी को हवादार तथा रोशनी युक्त कमरे में रखना चाहिए। तीसरा, रोगी के मल मूत्र थूक आदि को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो मक्खियां उसको फैला देंगी। चौथा है, जल व अन्य पदार्थों को उबालकर प्रयोग करना चाहिए। पांचवा है, बाजार में खुले खाद्य पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और छठवां है, वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए तथा कीटनाशकों का नियमित छिड़काव करना चाहिए। और हमारा जो देखिए यहाँ पे छठवां है, सातवां है, टीएबी टीएबी के टीके लगवाने चाहिए। टाइफाइड में टीएबी का टीका लगता है, जिससे क्या होता है, टाइफाइड नहीं फैलता है। आगे देखिए रोग का उपचार कैसे करना चाहिए। देखिए नंबर 1, इस रोग की जांच विडाल टेस्ट द्वारा की जाती है। जो टाइफाइड होती है इसका जांच, देखिए डॉक्टर बोलते हैं कि विडाल टेस्ट करवाइए, यानी कि टाइफाइड की जांच करवाना है। इस रोग में क्लोरोमाइसिटीन और फिर देखिए क्या है, एम्पिसिलिन व क्लोरेम्फेनिकोल नामक दवाइयां लाभदायक होती हैं। तीसरा है, अब रोगी के शरीर से पित्ताशय को निकालकर भी रोग का उपचार किया जाता है। अब आज के समय में जो रोगी है उसके शरीर से जो पित्ताशय होगा उसको निकाल दिया जाएगा और इसका रोग का इलाज हो जाएगा। तो ये हो गए 3 संक्रामक रोग। हमें 2 पूछा था लेकिन हमने आपको 3 बता दिया। अब देखिए हम पढ़ेंगे असंक्रामक रोग, यानी जो रोग एक दूसरे से नहीं फैलते हैं, एक दूसरे में संपर्क आने से नहीं फैलते हैं। देखिए असंक्रामक रोग, तो देखिए वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते वह असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जो रोग
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क में आने से नहीं फैलता, वह होता है असंक्रामक रोग। इसमें देखिए पहला है एलर्जी। एलर्जी भी एक प्रकार का ऐसा रोग है। तो देखिए एलर्जी का कारक क्या है। देखिए हम में से कुछ लोग पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों जैसे कि पराग, चिंचड़ी, कीट आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं। इनके संपर्क में आने से ही हमारे शरीर में प्रतिक्रिया स्वरूप खुजली आदि प्रारंभ हो जाती है। यही एलर्जी है। जैसे देखिए कभी आप लोग खेतों में जाते होंगे, गांव वाले बच्चे जानते होंगे, खेतों में जाते होंगे तो अगर फसल में कहीं आप फसल में थोड़ा काम कर दिए तो देखिए कुछ आपके हाथ वाथ में क्या खुजली होने लगती है। यानी कि कहीं पर आपका कुछ चिंचिड़ी कीट या फिर कहीं कोई पराग पड़ गया, कोई कण पड़ गया, कोई कीटाणु बैठ गया, जिससे खुजली होने लगती है, वही होती है एलर्जी। ये क्या होता है? एलर्जी होता है। अब देखिए एलर्जी के लक्षण क्या हैं। देखिए हमारे शरीर पर लाल दाने या चकत्ते पड़ जाते हैं। जिसको एलर्जी होता है उसको क्या होता है? लाल दाने या चकत्ते पड़ जाते हैं। दूसरा है शरीर में खुजली होने लगती है। तीसरा है छींक आती है। और चौथा नाक में से पानी बहता है। ये होता है एलर्जी का लक्षण। अब देखिए एलर्जी के रोकथाम के उपाय। देखिए हमें नए स्थान पर जाते समय वहां की भौगोलिक दशा के अनुरूप तैयारी करनी चाहिए। अर्थात यदि वहां धूल, पराग आदि अधिक होने की संभावना हो तो मुंह पर मास्क लगाकर निकलना चाहिए। शरीर को पूरी तरह ढककर बाहर निकलना चाहिए तथा एलर्जी हो जाने पर प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनालिन और फिर स्टीरॉयड जैसी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है? एलर्जी खत्म हो जाती है। तो ये हो गया एलर्जी, उसके रोकथाम, उसके लक्षण, उसके उसके फैलने का जो होता है कारक। दूसरा है कैंसर। कैंसर भी जो है असंक्रामक रोग है। तो देखिए इसका कारक क्या है। देखिए सामान्य कोशिकाओं को कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारक भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं। ये कारक क्या होते हैं? कैंसर कहलाते हैं। देखिए जैसे कि जो सामान्य कोशिकाएं हैं उनको कैंसर कोशिका में परिवर्तन करने वाले जो कारक होते हैं, जैसे वो सामान्य कोशिका अगर कैंसर कोशिका में परिवर्तित हो गई तो ये कैंसर हो जाना कहलाता है। और इसके कारक भौतिक हो सकते हैं, रासायनिक और जैविक भी हो सकते हैं। देखिए ये होता है कैंसर जन कहलाते हैं। एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, तंबाकू के धुएं में मौजूद कैंसरजन आदि कैंसर उत्पन्न करने के प्रमुख कारण है। क्या क्या? एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, तंबाकू का जो धुआं होता है इससे भी कैंसर उत्पन्न होता है। तो ये हो गया कारक। देखिए कैंसर ग्रस्त रोगी के शरीर में गांठें पड़ जाती हैं जो बढ़ती रहती हैं। जैसे किसी को देखिए कैंसर जिसको होता है उसके शरीर में गांठ पड़ जाती है, वो गांठ धीरे धीरे बढ़ती रहती है, वही कैंसर का रूप ले लेती है। देखिए इसके रोकथाम के उपाय। कैंसर के रोकथाम के उपाय। कैंसरों के उपचार के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। आजकल कीमोथेरेपी का प्रचलन बढ़ गया है क्योंकि इससे रोग के समाप्त होने की संभावना अधिक हो जाती है। कैंसर का जो रोग है कीमोथेरेपी के द्वारा इसको क्या होता है? इसका इलाज संभव हो गया है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन संक्रामक और असंक्रामक रोग वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर यहाँ से कंफर्म कराएगा आपको। तो जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी को ध्यान से देखिएगा और आपको सभी क्वेश्चन समझ में भी आ रहा होगा, मुझे मालूम है। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है कि मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखिए। तो देखिए मलेरिया जो रोग है इसका रोगजनक क्या है, लक्षण क्या है, इसका उपचार क्या, इसे हमें बताना है। तो देखिए हेडिंग हमारा रोगजनक। देखिए मलेरिया रोग का जो जनक है एक प्रोटोजेवा जीव प्लाज्मोडियम है। क्या है? प्लाज्मोडियम जो होता है ये मलेरिया रोग इससे होता है, या क्या है? प्रोटोजेवा है एक प्रकार का। देखिए प्लाज्मोडियम बाइबेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरी तथा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरस इस जीव की प्रमुख जातियां हैं जो मलेरिया रोग के उत्तरदायी होती हैं। यानी इन्हीं से क्या होता है? मलेरिया रोग क्या होता है? फैलता है। अब देखिए मलेरिया रोग के लक्षण क्या क्या हैं। देखिए लक्षण देखिए नंबर 1, इस रोग में रोगी की भूख मर जाती है। जो रोगी होता है उसको भूख नहीं लगती है। रोगी को तीव्र ज्वर आता है, जो रोगी होता है उसे तेजी से बुखार होता है। रोगी को कब्ज हो जाता है तथा जी मचलाता है। रोगी क्या होता है? अंदर गैस बना लेता है जिससे उसे उल्टी होने के जैसा लगता है, जी मचलाता है। आगे है रोगी का मुंह सूखने लगता है।
रोगी के सिर, पेशियां और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। ये होता है मलेरिया रोग के लक्षण। अब देखिए उपचार। देखिए मलेरिया के उपचार के लिए 300 वर्षों से कुनैन एक परंपरागत औषधि है। जो कुनैन है ये मलेरिया के रोग को ठीक करने के लिए 300 वर्षों से उपयोग में लाई जा रही है। यह डच ईस्ट इंडीज, भारत, पेरू, लंका आदि देशों में सिनकोना वृक्ष की छाल के सत्व से क्या है बनाई जाती है। जो सिनकोना वृक्ष होता है, वृक्ष पौधा होता है, पेड़ होता है, इसी की खाल से जो होती है कुनैन दवाई बनाई जाती है। यह रोगी के रुधिर में उपस्थित प्लाज्मोडियम की सभी प्रावस्थाओं को नष्ट कर देती है। कुनैन से मिलती जुलती कृत्रिम औषधियां एटिब्रिन, बेसोक्विन, एमक्विन, मैलोसाइट, मेलुब्रिन, निमाक्सिना, रेसोचिन और फिर कामोकिचिन और फिर क्लोरोकिचिन आदि आजकल प्रचलित हैं। पेल्यूड्रिन, मेपाक्रिन, पेंटाक्विन, डेराप्रिम और फिर प्राइमाकिचिन एवं प्लाज्मोक्विन रोगी के यकृत में उपस्थित प्लाज्मोडियम की प्रस्थाओं को भी नष्ट कर देती हैं। यानी ये सभी रोग जो दवाएं हैं ये हैं मलेरिया रोग के उपचार के लिए दवा उपयोग में लाई जाती है। लेकिन जो कुनैन है ये बहुत ही पुरानी और ही बहुत ही क्या है क्रियाशील दवा है जो 300 वर्षों से सबसे प्रचलित और उपयोग में लाई जा रही है। आगे देखिए बचाव एवं नियंत्रण। मलेरिया रोग से कैसे बचा जा सकता है और कैसे इस पर नियंत्रण ला सकते हैं। देखिए मलेरिया से बचाव एवं नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, तालाब व गड्ढे में पानी जमा नहीं रहने देना चाहिए। और फिर दूसरा देखिए क्या है, घरेलू कूलर आदि में भी पानी की सफाई 2-3 दिन के उपरांत करनी चाहिए। जो घर में कूलर है उसकी पानी आपको करना 2-3 दिन के अंदर सफा देना चाहिए। यहाँ से भी मलेरिया रोग का क्या होता है ज्यादा बढ़ता है। नाली व अन्य पानी जमा होने वाले स्थानों पर मच्छरों का जनन रोकने हेतु मिट्टी का तेल डालना चाहिए। मच्छर के लार्वा को नष्ट करने के लिए यानी खाने वाली मछलियों को तथा बतखों को पानी में छोड़ना चाहिए जिससे वो मच्छर के लार्वा को खा लें। तथा यूट्रिकुलेरिया जैसे पादपों को पानी में उगाते हैं जिससे क्या होता है मच्छर नहीं आते वहां पर। दूसरा है मच्छर के जन्म स्थानों को नष्ट कर देना चाहिए तथा नालियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। चौथा है डीडीटी, बीएचसी आदि का प्रयोग मच्छर नष्ट करने हेतु करना चाहिए, परंतु इन दोनों का प्रयोग भारत में प्रतिबंधित है। जो डीडीटी है और बीएचसी है इसका जो प्रयोग है भारत में क्या है प्रतिबंध है, इसका प्रयोग भारत में नहीं किया जा सकता। पांचवा है क्लोरोक्विन, प्राइमोक्विन और फिर डाराप्रिम दवाओं का प्रयोग रोगी को स्वस्थ करने में सहायक होता है। और अगला है मच्छरों को दूर भगाने हेतु अलाउड तेल व क्रीम व तथा मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से जाएगा मलेरिया रोग का रोकथाम उससे बचाव। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं सभी आपको हमारे चैनल पर डेली मिलते रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अपने तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 है डेंगू बुखार, दूसरा है फाइलेरियासिस और फिर क्या क्या है देखिए डेंगू और फाइलेरियासिस। तो देखिए इस पर टिप्पणी लिखने के लिए कितनी बार आया है बोर्ड एग्जाम में, 15 में आया है, 16 में आया है, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में लगातार पूछा गया है। तो देखिए जो हमारे कोर्स में यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कहाँ से एग्जामिनर देगा, यही सब उठा के देगा। तो यही सब जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक सब मैं डेली बता रहा हूँ, तो कहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर कटेंगे। तो देखिए पहले हम लिखते हैं डेंगू बुखार पर टिप्पणी। तो देखिए डेंगू बुखार क्या होता है, क्या है डेंगू बुखार। तो देखिए यह एक विषाणु जनित बुखार है जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू विषाणु की वाहक मादा एडिज मच्छर क्या है जो जिससे डेंगू फैलता है वो क्या क्या है, वो विषाणु है मादा एडिज मच्छर से। वह विषाणु क्या होता है फैलता है, उत्पन्न होता है किससे, मादा एडिज मच्छर से। यह रोग देखिए जो होता है, इस रोग का विषाणु जो होता है क्या होता है, फिलेविवाइरिडी कुल का सदस्य है। फिलेविवाइरिडी कुल का सदस्य होता है जिसे फिलेविवायरस कहा जाता है। इसे
आर्बो वायरस भी कहते हैं। किसे? जो डेंगू बुखार का वायरस होता है, क्योंकि यह विषाणु मच्छरों द्वारा संचारित होता है। यह जो विषाणु होता है मच्छर के द्वारा फैलता है। डेंगू विषाणु की 4 से 5 स्ट्रेन्स या सेरोटाइप में पाई जाती हैं, जिन्हें क्रमशः DENV1 और फिर DENV2, DENV3 और DENV4 में आदि में कहते हैं। आगे देखिए, यह किसी व्यक्ति में इसमें से किसी भी एक ट्रेन द्वारा क्या है स्ट्रेन द्वारा संक्रमित हो जाता है। यानी जितने यहाँ पे 4 स्ट्रेन है, चारों स्ट्रेन में से किसी भी एक स्ट्रेन के द्वारा किसी भी मनुष्य को संक्रमित कर सकता है, तो उसे डेंगू बुखार हो जाता है तथा व्यक्ति इस स्ट्रेन के लिए जीवन प्रयत्न प्रतिरक्षा विकसित कर लेता है और उसका क्या होता है, शरीर पूरे जीवन के लिए प्रतिरक्षा विकसित कर लेता है, फिर उसे नहीं होता। किंतु दूसरे अन्य स्ट्रेन के प्रति प्रतिरक्षा न होने के कारण उनके द्वारा संक्रमण का खतरा बना रहता है। जैसे कि अगर DENV1 जो है, इससे क्या हो गया, डेंगू बुखार हो गया, तो पूरे जीवन में क्या होगा, इससे डेंगू बुखार नहीं होगा, क्योंकि यह जो हमारा शरीर होता है अपने ब्लड में इससे लड़ने के लिए क्षमता उत्पन्न कर लेता है, तो दोबारा तो नहीं होता है। लेकिन जो और बाकी है DN4, DN3, DN2, इससे क्या होता है, संक्रमण खतरा में रहता है। देखिए, मादा एडीज दिन में मुख्यतः प्रातः काल व सायंकाल मनुष्य को काटती हैं। यानी क्या, सुबह और शाम को जो मादा एडीज मच्छर होती हैं या मनुष्य को काटती हैं। मनुष्य डेंगू विषाणु का प्राथमिक पोषण जो है और मादा मच्छर इसका द्वितीयक पोषण है। जो डेंगू मनुष्य में डेंगू विषाणु है, क्या प्राथमिक क्या है, पोषण है, और जो मादा मच्छर है ये इसका द्वितीयक पोषण है। मनुष्य के शरीर में डेंगू विषाणु प्रवेश से लेकर बुखार का लक्षण प्रकट होने तक के समय को उद्भवन काल कहते हैं। यह 3 से 7 दिन में, कभी कभी 10 से 12 दिन में भी हो जाता है। अब देखिए डेंगू बुखार के लक्षण क्या क्या हैं। देखिए डेंगू बुखार के लक्षण, देखिए नंबर 1 है, डेंगू बुखार की 2 श्रेणियां होती हैं। नंबर 1 है साधारण डेंगू बुखार, दूसरा है प्रचंड डेंगू बुखार। तो देखिए जो साधारण डेंगू बुखार होता है, इसमें तेज बुखार होता है, तेज सिर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, चक्कर आता है, भूख नहीं लगती है और मांसपेशियों में क्या होती है, ऐंठन होती है। लेकिन जो प्रचंड डेंगू बुखार होता है, इसकी 2 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। देखिए नंबर 1 है डेंगू रक्तस्राव ज्वर और डेंगू घातक लक्षण। इसके क्या है, 2 लक्षण है। देखिए 2 अवस्थाएं, डेंगू रक्तस्राव ज्वर। इसमें क्या होता है, सिर दर्द होता है, बुखार होता है, भूख नहीं लगती है और नाक कान से क्या होता है, रक्तस्राव होता है, खून बहता है, खून की उल्टी होने लगती है, रक्त में क्या है, प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है और इसके लक्षण और इसके आज इसके लक्षण है। इसके में क्या होता है, प्लेटलेट जो होती है, हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड में जो प्लेटलेट्स होता है उसकी संख्या घट जाती है। दूसरा है बी वाला है डेंगू घातक लक्षण। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें बेचैनी होती है, रुधिर दाब का अत्यधिक कम हो जाना, शरीर के प्रमुख अंगों में तरल की कमी हो जाती है। अब देखिए ये, अब हम देखते हैं डेंगू बुखार के उपचार, कैसे इसका उपचार होता है। देखिए डेंगू बुखार का उपचार, डेंगू का उपचार यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ क्या है, डेंगू। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है, इसके लिए कोई प्रतिजैविक नहीं, यानी इसके लिए कोई प्रतिजैविक नहीं है। इसके लिए सहायक उपचार ही मुख्यतः चिकित्सीय सहायता है। डेंगू बुखार में पैरासीटामोल तथा दर्द निवारक एसिटामिनोफेन एवं कोडीन दिया जाता है, जिससे क्या दर्द से राहत मिले। मैक्सिको की सनोफी फार्मा कंपनी ने एक वैक्सीन डेग्वाक्सिया तैयार किया है। इसका प्रयोग बहुत जल्द शुरू होने वाला है। डेग्वाक्सिया जो है एक डेंगू बुखार में लगने वाली सुई है, इंजेक्शन है, जिसका निर्माण हुआ, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ, धीरे लॉन्च हो जाएगा। अब देखिए डेंगू बुखार का रोकथाम। डेंगू बुखार के रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए निम्न प्रमुख उपाय हैं। देखिए क्या क्या उपाय हैं। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है दिन में मच्छरों से बचाव के लिए मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करें। टंकी, कूलर, गमला आदि में जल संग्रह नहीं होने देना चाहिए, जल का यानी कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इसके वाहक मच्छर अपने लार्वा जल में ही छोड़ देते हैं। जो मच्छर होते हैं लार्वा अपना जल में ही देते हैं। आगे हम मच्छरों को मारने हेतु कीटनाशक का छिड़काव, लार्वा को खाने वाली मछली या कीट का प्रयोग करना चाहिए। ये हो गया डेंगू बुखार के लक्षण, उपयोग, प्रकार और इससे बचने के उपाय, उसकी रोकथाम। दूसरा है फाइलेरियोसिस। देखिए मैं फाइलेरियोसिस पर टिप्पणी लिखना है। देखिए
क्या होता है? फाइलेरियोसिस। फाइलेरियोसिस देखिए क्या होता है, यह रोग क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? क्यूलेक्स, जो क्यूलेक्स मच्छर होता है उसी के द्वारा रोग फैलता है, जिसे गांव में फाइलेरिया भी कहते हैं। देखिए, यह ऐसे क्षेत्रों में अधिक होता है जहां मच्छर अधिक होते हैं। वह दूषित जल का प्रयोग किया जाता है, जहां पर गंदा जल का प्रयोग होता है, मच्छर अधिक होते हैं, उनमें जो होता है फाइलेरिया रोग ज्यादा होता है। यह रोग एक निमोटोड बाउचेरिया बैंक्राफ्टी नामक परजीवी से होता है, जो लसिका वाहिनियों में रहता है। इस परजीवी की जीवित व मृत दोनों अवस्थाओं में रोग होता है। अगर एक चीज क्या है, जो इसमें जो परजीवी मर गया है, जिंदा है, इस दोनों अवस्था में रोग उत्पन्न करता है। जीवित अवस्था में यह क्या करता है? देखिए, एली एलिफेंटिएसिस या फिर फाइलेरियोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। इसे हाथी पांव कहते हैं, जब ये जीवित अवस्था में होता है, और मृत अवस्था में भी यह रोग उत्पन्न करता है। तो ये हो गया फाइलेरिया रोग, फाइलेरियोसिस। अब देखिए इसके लक्षण। देखिए फाइलेरियोसिस के लक्षण देखिए, इस रोग में लिम्फ वाहिनियों की एंडोथीलियम कोशिकाएं विभाजित होकर दीवारों को मोटा कर देती हैं। जो एंडोथीलियम कोशिका होती है वह क्या करती है? वह विभाजित होकर बंट कर जो दीवार होती है कोशिका की दीवार को मोटा कर देती है। इसे हाथी की तरह पांव हो जाएंगे, हाथ मोटे मोटे। शुरुआत में रोगी को हल्का बुखार व शरीर में दर्द बना रहता है, लेकिन लसिका नोड के ऊतक व अन्य अंगों जैसे कि यकृत, प्लीहा, अंडकोश, टांगों आदि में सूजन आने से इनका आकार बढ़ जाता है। इन अंगों में सूजन आने व लसिका बहने से क्या होता है? ट्यूमर बन जाते हैं। इस रोग की गंभीर अवस्था में टांग का आकार सूज कर क्या होता है? बहुत बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। इस अवस्था में को ही कहते हैं हाथी पांव, हाथी के पैर की तरह पांव हो जाए तो इसे ही हाथी पांव कहते हैं। इस रोग का संचरण क्यूलेक्स मच्छर द्वारा तीसरे चरण के लार्वा माइक्रोफाइलेरियोसिस की अवस्था में होता है। क्यूलेक्स मच्छर द्वारा किसी मनुष्य को काटने पर लार के द्वारा माइक्रोफाइलेरिया लार्वा शरीर में प्रवेश करता है। तत्पश्चात यानी उसके बाद यह जो रक्त व लसिका वाहिनियों में पहुंचकर वयस्क में रोग का संक्रमण कर देता है। जब यह लसिका वाहिनी में पहुंचता है तो यह कहता है रोगी रोग उत्पन्न कर देता है। तो इस प्रकार से होता है फाइलेरिया रोग यानी फाइलेरियोसिस रोग। अब देखिए इसके रोकथाम के उपाय। देखिए, इस रोग से बचने के लिए मच्छर व उनके लार्वा को नष्ट कर देना चाहिए तथा मच्छर के काटने से बचना चाहिए। वयस्क कृमियों को मारने के लिए आर्सेनिक से निर्मित दवा MSZ का प्रयोग किया जाना चाहिए। माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को मारने के लिए ये देखिए आप क्या, डाईमिथाइल कार्बोमोनोजाइन नामक दवा प्रभावी है। संक्रामक लार्वा के लिए पैरामेलेमिनाइल और फिर फिनाइल स्टीबोनेट का प्रयोग किया जाना चाहिए। फाइलेरिया को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, वह फाइलेरियोसिस रोग की मुख्य क्या है? सूचना प्राप्त करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया है। तो इस प्रकार से फाइलेरिया का रोकथाम होता है और उसका इलाज होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्लास 12 बायोलॉजी के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और 5 क्वेश्चनों का आंसर में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी का वीडियो आपको हमारे चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।